ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है राफेल की आगमन को लेकर के। राफेल भारत पहुंच चुका है। 5 राफेल विमान जो है फ्रांस की धरती से भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। राफेल भारत के लिए उसकी युद्धक क्षमता को बढ़ाने में कितना कारगर साबित होने वाला है, इस पर हम ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कर्नल डी के भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीसी राव जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी सीधे अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल डी के भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक लंबे अरसे बाद जो है कोई लड़ाकू विमान भारत को मिला है, हालांकि जो अभी दरकार है, जितनों की जरूरत है उतनी नहीं पूरी हो पाई है, लेकिन फिर भी क्या हम ये कह सकते हैं कि राफेल के आ जाने से जो एक सूखा पड़ा हुआ था वो अब खत्म हो गया है? बिल्कुल कर्नल जी, देश की सेनाओं को आधुनिक हथियारों की बहुत जरूरत है। मैंने आपके इंटरव्यू में पहले भी बताया, हमारे पास 25 साल पुराने हथियार हैं और 20-25 साल में हमारे पास वर्थवाइल हथियार नहीं आए हैं, छुटके मुटके आए हैं। 10 आगे, 5 आगे, 8 आगे, कॉस्मेटिक्स आए हैं, वर्थवाइल नहीं आए हैं। 5 राफेल आए हैं, 36 का सौदा हुआ है। एक स्क्वाड्रन में 18 होते हैं, 2 स्क्वाड्रन का सौदा हुआ है, 5 आ गए हैं अंबाला में आज। और देखो, सेनाओं के लिए तो मोरल बूस्टर है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा असर हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। 5 एयरक्राफ्ट से आप देखो, 600 एयरक्राफ्ट हमारे पास पहले से हैं, फाइटर की बात कर रहा हूं मैं जी। और 5 एक्स्ट्रा आगे 605 हो गए हैं। तो इससे कि चीन के छक्के छोड़ जाएंगे, चीन का ये हो जाएगा, पाकिस्तान का ये हो जाएगा, इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट यस, मोरल बूस्टिंग होगा और पावर में भी वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। टीसी राव जी, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी कंट्री ने कभी आज तक ना किसी पर अटैक किया, ना किसी की जमीन हथियाने की कोशिश की, बिकॉज हम पंचशील में यकीन करते हैं, पहली चीज। लेकिन हमें अपना डिफेंस के लिए तैयारी रखने का हक है, वो हर कंट्री के लिए है। चाइना हमारे एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसको एक फंडा यही है कि बगल के कमजोर देशों की जमीन को हथियाए जी। वियतनाम एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कंबोडिया में उसने वहां पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। 79 की बात कर रहा हूं। नेपाल हम देख सकते हैं कि नेपाल अभी ताजा तरीन उदाहरण है उसका। हाँ, नेपाल अपने आप नहीं बोल रहा है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ओली साहब जी, उनको बुलवाया जा रहा है। नहीं, नेपाल की हमारी 1950 की एक ट्रीटी है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो हिंदुस्तान से पूरी करेंगे। पहले हिंदुस्तान मना करेगा, एनओसी देगा, तभी बाहर से लेंगे वो। नेपाल के ऊपर अगर कोई अटैक करता है, वो हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान दोनों के साथ यही रिश्ते हैं हमारे। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहा है। कभी अपना लिपू लेक को अपना हिस्सा बता रहा है वो कि मेरा हिस्सा है, वो मेरी जमीन है। वो पुलिस अपनी उनकी उसके लिए हमारे 2-3 बार फायरिंग करा चुका है वो हमारे नागरिकों के ऊपर। तो चलो कोई बात, वो तो उसके पास इंटरनल प्रेशर था जी। आज के दिन बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी बचाई है। नेपाल में 4 साल रहा हूं मैं। जब राजतंत्र से डेमोक्रेसी वहां पे आई थी, राजा के मोनार्की से डेमोक्रेसी वहां पे आई थी, मैं वहीं पे था जी। कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे मजबूत हुई है। देखो चाइना ने क्या किया, पिछले 40 साल की उनकी स्ट्रेटजी थी कि छोटे छोटे कंट्री को लोन दे दो, लोन वो पे कर नहीं पाएंगे, उनको बोलो हमें बेस दे दो। श्रीलंका में यही हुआ है। आज चाइनीज बोलते हैं कि नेपाल में चाइनीज भाषा पढ़ाओ, टीचर की तनख्वाह चाइना देगा। तो उनकी पॉलिसी इस किस्म की रही है। 23 नेबरिंग कंट्री के साथ में उनका डिस्प्यूट है, टेरिटरी डिस्प्यूट है जी। वो वहीं उलझे हुए हैं। तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है चाइना की तरफ से। चाइना का आज से अगर 3 महीने पहले की बात करूं मैं, तो बहुत बड़ा गैप था हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से कितना हमारे पास आ रहा, कितने बिलियन डॉलर का सामान हमारे पास में आ रहा था जी। बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन हिंदुस्तानियों ने अभी पिछले 3 महीने में महसूस किया है कि चाइना हमसे कमा करके
और हमें आंख दिखा रहा है। तो हर नागरिक जागरूक हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत सा स्टेप लिया कि उनके 59 एप्स बैन किए जी, बिकॉज वो उन एप्स के थ्रू हमारे यहाँ की स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। हमारे लोगों का माइंड सेट वो ले रहा था। हमारी आर्मी के लोग यूज करते थे, व्हाट्सएप यूज करते थे, बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। चाइना के पास भी इंफॉर्मेशन जा रही थी। हमने अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो बैन कर दिया। अब चाइना फड़फड़ा रहा है, अमेरिका भी करने वाला है, इंडिया की पहल को फॉलो करने वाले बहुत कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान आज तैयार खड़े हैं एक ऐसा ग्रुप बनाने के लिए जो एंटी चाइना हो। हांगकांग में चाइना का बुरा हाल है, नहीं संभाल पा रहा है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आर्मी हमसे थोड़ी ज्यादा है तो उतनी प्रॉब्लम जो उनके पास में जी। टीसी राव जी, बॉर्डर सारे पोरस हैं जी जी, सारे बॉर्डर पोरस है उनके। डीके भारद्वाज जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंद महासागर की ओर अब चीन ना देखे, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई अब कड़ा संदेश जो है राफेल के जरिए भारत दे पाने में कामयाब रहा है, दखल अंदाजी कम होगी? कर्नल जी, सबसे पहले तो मैं मेरे सहयोगी कर्नल टीसी राव की आवाज सुन रहा हूँ, वो हमारी संस्था के सहयोगी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ से। और जहाँ तक आपने साउथ चाइना सी का मुद्दा उठाया है, क्वाड के हम हिस्सा हैं। क्वाड 4 जो देश हमारे हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और यही मेन प्रेशर साउथ चाइना सी में है। चाइना का पूरा फोकस हमारे बॉर्डर पे नहीं है। हमारे बॉर्डर पे तो पिन प्रिक्स हैं, खाली सुई चुभाने का है। उनका बड़ा इरादा हमारे साइड में नहीं है, ईस्टर्न साइड में नहीं है। उनका मेन जो पंगा हुआ है अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में, जापान, ताइवान, सब ने इनको घेरा हुआ है। और चाइना खुद एक अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, खासकर क्वाड के थ्रू और साउथ चाइना सी में। बाकी तो जहाँ तक आप कह रहे हो कि राफेल आने से साउथ चाइना सी में कोई फर्क पड़ेगा, अमेरिका के पास F-35 राफेल के बराबर के हैं, तो उनके पास तो सैकड़ों F-35 हैं, तो हमारे 5 राफेल से ज्यादा साउथ चाइना सी में फर्क नहीं पड़ेगा। राफेल आने से हमारे बॉर्डर पे, लद्दाख की बॉर्डर पे फर्क पड़ेगा, और चाइना के ऊपर ये डेटरेंट होगा कि इनके पास भी कंपेटेबल एयरक्राफ्ट आ गए हैं, तो अननेसेसरी हमारे को पिन प्रिक्स ना करे जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे देख रहे हैं कि जब ये राफेल हमारे अब वायुसेना में शामिल हो गया है, देश तो ताकतवर होगा ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की अब छवि जो है वो भारत की बनकर उभरेगी, और किस तरह से इसका फायदा जो है और दूसरे क्षेत्रों में मिल सकता है? जो रक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की बात एक लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही है, क्या उसको लेकर हम कह सकते हैं कि अब और ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ गए? सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने में राफेल हमें मदद नहीं करेगा, वो हमारे को इंटरनेशनल सौहार्द अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम अभी क्वाड का हिस्सा हैं, अमेरिकन ब्लॉक में हम जा रहे हैं। तो जो भी अमेरिका के सहयोगी हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, वो हमें सुरक्षा परिषद में लाने की कोशिश करेंगे एज ए काउंटर बैलेंस टू चाइना। तो 5 राफेल हमें सुरक्षा परिषद में मदद नहीं करेंगे। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगी हमें चाइना के काउंटर बैलेंस में खड़ा करने के लिए मदद करेंगे। और जो नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कहीं हम देख रहे थे कि प्रेशर डाल करके चाइना जो है अपनी बात मनवा रहा था, क्या अब वो नेबर कंट्रीज उस प्रेशर में आएंगे? क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि भारत जो है वो भी अपनी ताकत बढ़ा चुका है, बढ़ा रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। सभी के कोई भी पड़ोसी देश लगा लो, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान को तो बात ही छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जो इन्फ्लुएंस कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, हमारी पावर आने से, हमारी सैनिक पावर और हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ने से और चीन के आगे हम आंख मिला के खड़े होने से, जो हमारे दूसरे नेबर कंट्री हैं पाकिस्तान को छोड़ के, उन पे ये फर्क पक्का पड़ेगा कि हम ज्यादा चाइना की तरफ ना जाएं। चाइना ही हमारा देखभाल करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान भी एक बराबर की ताकत उभर के आ रहा है, तो वो बिल्कुल चाइना से हटके हमारी तरफ भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल, जो भरोसा कहीं डिग रहा था वो वापस जो है वो मजबूत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। टीसी राव जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी तरफ से चाहूंगी।
भविष्य जो है, भविष्य के भारत को अब आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये जो रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि आज भारत ने हासिल की है। देखो 2022 तक जब हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे, मुझे लगता है हो सकता है भारत सरकार अगले साल शायद और सोचे, कुछ तैनाती हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी करें, यानी मैरीटाइम बाउंड्री को भी हम कुछ राफेल दें, ताकि साउथ चाइना सी एक ऐसा एरिया उभर करके आ रहा है जिसमें ऑयल की बहुत मात्रा है। जो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा उसको कभी भी फ्यूल की कमी नहीं आएगी। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत हम कह सकते हैं कि अब शक्तिशाली होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबाला से ही जुड़े हुए हैं। गुलियानी जी, एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, जरा बताएं कि अभी की ताजा सूरत हाल जो है वो क्या है, क्या कोई अपडेट मिल पाया है अभी तक? जी कहना है तो अभी तक जो मीडिया कर्मी है वो मेन गेट के बाहर ही खड़े हैं और अभी तक कोई भी अधिकारी वायुसेना की तरफ से बाहर नहीं आया और ना ही उन्होंने राफेल के पहुंचने की पुष्टि की है। लेकिन जो लाइव दिखा है, राफेल पांचों सुरक्षित पहुंच चुके हैं अंबाला एयरबेस स्टेशन पर और इसके बाद अभी तक जो कोई भी अधिकारी जो सामने मीडिया के नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी जी इस तमाम जानकारी को देने के लिए और हमारे साथ इस तमाम बातचीत में बने रहने के लिए। तो राफेल जो है आज भारत पहुंच चुका है और जो राफेल जिनका इंतजार अभी और बाकी है वो भी जल्द ही भारत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन 5 राफेल विमानों के आ जाने से भारत की शक्ति जो है अब हम कह सकते हैं कि वो और ज्यादा बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। और खुद रक्षा मंत्री ने यहाँ पर कह दिया है कि सेना के नए युग का ये आगाज हुआ है। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।